चेतना की शिखर यात्रा 238। यथार्थ की कसौटी पर विश्वास। विगत अंक में आपने सुना कि परिवर्तन की वेला में गायत्री चेतना से प्रभावित हो विभिन्न क्षेत्रों के लब्ध प्रतिष्ठित लोग गायत्री परिवार के संपर्क में आने लगे। इसी क्रम में प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी एवं चर्चित राजनेता व उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल चिन्ना रेड्डी का शांति कुंज आगमन हुआ। सन 1977 में शांति कुंज पधारे चिन्ना रेड्डी पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित अध्यात्मवादी सामाजिक तंत्र को देखकर बहुत प्रभावित हुए। अपने राजनीतिक उहापोह के मध्य भी सूक्ष्म सत्ता की प्रेरणा से विगत कुछ वर्षों से उनमें देश में स्थित विभिन्न धार्मिक संस्थाओं एवं उनकी निधि का समाज के कल्याणार्थ सदुपयोग किए जाने का भाव उठा था। अपने कार्यकाल में चिन्ना रेड्डी ने विभिन्न स्तर पर सरकारी रीति नीति से ऐसी व्यवस्था को लागू करने के भी कई प्रयास किए थे, परंतु वे इसमें अधिक सफल न हो सके थे। पूज्यवर की प्रेरणा को उनके इसी परिप्रेक्ष्य में लिखे गए साहित्य के माध्यम से ग्रहण करने के उपरांत उनका शांति कुंज आना हुआ, जहां उन उच्च आदर्शों का सम्यक निर्वहन कर रही इस इकलौती संस्था की कार्य प्रणाली को देखकर वे न केवल अभिभूत हुए वरन उसे अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए भी अनुकरणीय बताया। आइए सुनते हैं इससे आगे का विवरण। सन 1979 में गायत्री जयंती पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की विधिवत स्थापना हुई। आरंभ परंपरागत उद्घाटन प्रक्रियाओं से हटकर अलग ढंग से हुआ था। संस्थान के परिसर में बनी यज्ञशाला में उस दिन पलाश और बबूल की चुनी हुई समिधाएं रची गई थीं। भोर सवेरे उनमें गोघृत से सिक्त रुई की बत्तियों से अग्नि का संधान हुआ। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए माचिस की तीली या कहीं और से लाई गई बत्ती अथवा अंगार का उपयोग नहीं हुआ। गुरुदेव के चुने हुए 5 साधक यज्ञ कुंड के आसपास बिठाए गए। इन्होंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था और हविष्यान्न पर रहते हुए गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट नियम अनुशासन का पालन किया था। पवित्रीकरण, आचमन आदि षटकर्मों के बाद देव पूजन के उपचार संपन्न हुए। इन उपचारों के बाद विधिवत यज्ञ अग्निहोत्र आरंभ हुआ। आहुतियां दी जाने लगीं। अग्निकुंड से उठती हुई लपटें और उनमें स्वाहा होती आहुतियों से जो धूम्र निकलता था, उसे देखकर उपस्थित जन अद्भुत अनुभव कर रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था कि अग्निदेव अपनी 7 जिह्वाओं से आहुति स्वीकार कर रहे हैं। इस अलौकिक अनुभूति के साथ एक और दृश्य वहां माध्यम बैठे साधकों से बन रहा था। उन साधकों की कलाई पर, बाहों में, सीने पर, माथे पर और पैरों में चिकित्सकीय उपकरण बांधे गए थे। नब्ज की गति, रक्तचाप, हृदय की गति, मस्तिष्कीय तरंगें और शिराओं में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले इन यंत्रों की रिकॉर्डिंग परखने और नोट करने के लिए 3 चिकित्सा कर्मी लगे हुए थे। यह दृश्य अस्पतालों में होने वाले जांच परीक्षणों जैसा था। लग रहा था जैसे उन युवकों की स्वास्थ्य परीक्षा की जा रही हो। यज्ञ आरंभ होने से पहले भी इन्हीं उपकरणों से युवकों की जांच की गई थी और उनसे प्राप्त विवरण अलग रखे गए थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद रक्तचाप, हृदय, मस्तिष्कीय तरंगें और शरीर में होते रहने वाले परिवर्तनों को भी नोट किया जा रहा था। इसी तरह परिसर में लगे पुष्प पादपों और औषधीय वनस्पतियों, वहां के पानी और हवा को जांचने के उपाय भी किए गए थे। इन उपायों के जो निष्कर्ष आए उनकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ एक संदर्भ के तौर पर ही कि यज्ञ के प्राचीन स्वरूप और रहस्य की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ उसके प्रभावों के अध्ययन की
यह शुरुआत थी। शुरुआत जिसे इस परिसर तक ही सिमट कर नहीं रह जाना था, बल्कि आने वाले वर्षों में दिग दिगंत तक फैल जाना था। बहुत सारे आमजन इसके साक्षी नहीं थे। इस स्थापना से पहले वसंत पर्व पर भी ब्रह्मवर्चस आरण्यक में साधकों ने एक आयोजन में हिस्सा लिया था। उस दिन सुबह होने से पहले ही पानी बरसना शुरू हो गया। लगता था जैसे वर्षा के अधिपति देव वरुण भी संस्थान के शिला पूजन और संस्थापन कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। बरसते पानी में शांति कुंज में निवास कर रहे कार्यकर्ताओं और बाहर से आए परिजनों ने भूमि पूजन किया। उसके बाद अपने हाथ से एक एक ईंट रखी। इस प्रतीक से संकल्प जताया कि वे इस दिव्य अनुष्ठान में भागीदारी कर रहे थे। औपचारिक उद्घाटन लगभग 10 बजे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे ने किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा भी कि वे यहाँ एक साधक और प्राचीन विधाओं के अन्वेषक विद्यार्थी के रूप में आए हैं। उद्घाटन के बाद उन्होंने कुछ कहने से यह कहते हुए मना कर दिया कि गुरुदेव के होते हुए अध्यात्म और संस्कृति विषयों पर बोलना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान 20वीं शताब्दी पूरी होने से कोई 20 वर्ष पहले एक प्रयोग के रूप में जन्म लेता दिखाई दिया। आरंभ तो 1965 के आसपास ही हो गया था। तब यह प्रयोग अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों पर और तत्वज्ञानी विज्ञानियों को परामर्श प्रेरणा के रूप में दिखाई देता था। विधिवत और व्यवस्थित शोध अनुसंधान की प्रक्रिया अब होती दिखाई दी। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की स्थापना के समय वैदिक विद्वान आचार्य सत्यव्रत विद्यालंकार, डॉक्टर हरगोविंद, आर्य समाज के सन्यासी महात्मा वेद भिक्षु भी मौजूद थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से आए विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अजय मलिक, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चलने वाले निकाय आयुर्वेद संस्थान और बेंगलुरु विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एच नरसिम्हैया, जिन्होंने चमत्कारों और साधु संतों के दावों को खुली चुनौती दी थी, के सहयोगी डॉक्टर रामलिंगन भी मौजूद थे। इन विद्वानों ने समिधाधान की प्रक्रिया को भी बारीकी से निरखा परखा था कि मंत्र पढ़ने से अग्नि प्रकट होने का दावा कहीं दिखावा तो नहीं है। वे पूरी तरह संतुष्ट थे और आयोजन संपन्न हो गया तो दोपहर बाद उन्होंने गुरुदेव से अपनी शंका के बारे में बताया भी। साथ ही यह भी कहा कि हमारी शंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। गुरुदेव ने उनसे कहा, आप जैसी विभूतियां थोड़ा सा प्रयत्न करें तो आज जिन आर्ष ग्रंथों को सही साबित करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है, वही तथ्य हमारी वैज्ञानिक संपदा बन सकते हैं। उन विभूतिवान अतिथियों ने इस आश्वासन को चुपचाप सुना और स्वीकार भी किया। फिर गुरुदेव ने कहा, यह प्रयोग तो उस विज्ञान का परिचय प्रतीक है। हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि भारतीय मनीषा को विज्ञान के आधार पर कसकर दिखाएंगे। अपने अनुभव से तो हम यह बात कह सकते हैं कि भारत की ऋषि परंपराएं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन सैकड़ों साल से अंधेरे में खोई हुई इस परंपरा को तर्क, तथ्य और प्रमाणों से सही साबित करेंगे। आकार लेता अभियान 1979 का वर्ष गायत्री परिवार के साधना स्वर्ण जयंती वर्ष के उत्तरार्ध के रूप में भी मनाया जा रहा था। इसी वर्ष गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना और निर्माण का संकल्प भी उभरा था। गुरुदेव ने कई मोर्चे खोल दिए थे। यह भी कह सकते हैं कि ये मोर्चे नव सृजन के लिए बड़ी विकट चुनौती के रूप में थे। इन स्थापनाओं में ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान ही था जो आकार लेता दिखाई दे रहा था। बाकी दो कार्यक्रम या अभियान साधकों के मन, मस्तिष्क और क्रियाकलापों में उथल पुथल मचा रहे थे।
सूक्ष्म जगत में शोध संस्थान की रूपरेखा 15-16 साल पहले ही उभरने लगी थी। प्रत्यक्ष जगत में उसकी झलक 1978 के आसपास मिलने लगी। उस समय सप्त सरोवर मार्ग पर संस्थान का भवन बनकर तैयार हो गया था। साल भर से बन रहे इस भवन के बारे में यदा कदा ही चर्चा होती थी। यों गुरुदेव लगभग प्रतिदिन कार्य की प्रगति देखने जाते थे। शांति कुंज से ब्रह्मवर्चस के लिए तब सप्तर्षि आश्रम होकर आना पड़ता था। शांति कुंज और सप्त सरोवर को जोड़ने वाली सड़क तब नहीं बनी थी और गुरुदेव पैदल ही ब्रह्मवर्चस तक आते जाते थे। भवन के बारे में तो वे कभी कदा चर्चा करते भी थे, लेकिन शोध संस्थान की कार्य योजना और पद्धति के बारे में उन्होंने तब किसी चर्चा में विशेष उल्लेख नहीं किया था। डॉक्टर साहब को गुरुदेव ने शांति कुंज के मुख्य भवन में यहां वहां रखी पुस्तकों को व्यवस्थित करने के काम लगाया था। उन दिनों 150-200 शिवरार्थी शांति कुंज में होते। 60-70 देव कन्याएं भी तब यहां थीं। 10-15 कार्यकर्ताओं के परिवार तब ब्रह्मवर्चस के कार्यकर्ता खंड में और आसपास के मकानों में रहते थे। डॉक्टर साहब ने शांति कुंज के मुख्य भवन में बनी अलमारियों से अपना काम शुरू किया। मुख्य भवन के भूमितल और पहली मंजिल पर तब करीब 28 अलमारियों में रखी पुस्तकों में अगर कोई संवेदना या अनुभूति हो सकी तो उन्हें खुशी हुई होगी कि 7-8 वर्ष बाद उनकी सूध ली जा रही थी। अभी तक जिसे जरूरत होती वह अपने काम की पुस्तक या संदर्भ तलाशने के लिए भूमि तल पर बनी 20 अलमारियों को खंगालना शुरू करता। 3-4 अलमारी देखने के बाद अभिष्ट विषय की 2-3 पुस्तकें मिल जाती और काम वहीं ठहर जाता। पुस्तकें टटोलने या संदर्भ जांचने की जरूरत भी कम पड़ती, क्योंकि अखंड ज्योति के प्रायः सभी लेख गुरुदेव के लिखे होते थे। उन दिनों प्रकाशित युग शक्ति गायत्री भी उन्हीं की लेखनी से आती थी। गुरुदेव को कोई संदर्भ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। युग निर्माण योजना मासिक और पाक्षिक, बाद में साप्ताहिक की सामग्री मथुरा में तैयार होती। शांति कुंज में उन दिनों जो कार्यकर्ता थे वे प्रायः व्यवस्था कार्यों में ही लगे रहते थे। गुरुदेव ने डॉक्टर साहब को पुस्तकों और संदर्भ सूचनाओं को व्यवस्थित करने में लगाया तो देखने वालों में कुछ को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, पर ज्यादातर ने इसे किसी महती योजना का अंश ही समझा। क्रमशः। धन्यवाद।